बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 105 किस्तें सुन चुके हैं और अब 106वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। ये बात तय थी कि मुझे और पोछाली को अपनी जान खतरे में डालकर रात के वक्त सुरंग नंबर 1, सुरंग नंबर 3 और सुरंग नंबर 5 में बम लगाने हैं। दूसरी कोई तरकीब वहाँ काबिल अमल में नहीं थी। चुनाचे उस रात जब पोशाली मद्रासी मेजर को सुलाकर वापस क्वार्टर में आई तो मैंने उससे मशवरा किया और अगली रात मैंने एमुनिशन डिपो में जाकर मतलूबा टाइम बम हासिल करने का फैसला कर लिया था। अगले रोज दिन के वक्त जंगली गुलाब की कलमें तराशने के बहाने मैं एमुनिशन डैम की तरफ गया और इर्द गिर्द का जायजा लेकर वापस आ गया और फिर रात तक वह अपने कामों में मसरूफ रहा। रात के 11 बजे तो चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। पोशाली अभी तक मद्रासी मेजर के बंगले से वापस नहीं आई थी। उसने मुझे कह दिया था कि अगर उसे देर हो जाए तो मैं अपने मिशन पर चला जाऊं। जब रात के 12 बजे तो मैंने जहरीला सिगार और माचिस जेब में रखी और क्वार्टर का दरवाजा खोलकर दूसरी जानिब से निकलकर एमुनिशन डैम की तरफ चल पड़ा। दरख्तों में अंधेरा और वादी सुनसान थी। मैंने एक हाथ में लकड़ी का छोटा सा डंडा पकड़ लिया था और इधर उधर देखता हुआ यूं आगे बढ़ रहा था जैसे किसी जानवर की तलाश में हूं। एमुनिशन डैम के बाहर बत्ती जल रही थी। डोगरा सेंट्री पैरे पर खड़ा था। उसने दरख्तों में मेरे पाँव की आहट सुनी तो राइफल तान कर चौकस हो गया। मैं जल्दी से उसके सामने आ गया और एक जगह से झाड़ियों में डंडे को मारते हुए कहा, एक काली बिल्ली रोज आकर हमारा दूध पी जाती है, आज तो मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। अभी मेरे क्वार्टर गार्ड से निकलकर इधर भागी थी। डोगरा संतरी बोला, रात के अंधेरे में बिल्ली तुम्हें नहीं मिलेगी, जाकर सो जाओ, सुबह देख लेना उसे। मैं झाड़ियों और ऊंची घास वाले गढ़ों में फर्जी बिल्ली को तलाश करता डोगरा सेंट्री के पास आकर बैठ गया और जाहिर किया कि सख्त थक गया हूं। मैंने कंबल कंधे पर लपेट रखा था। गहरी सांस लेकर कहा, इस हरामजादी बिल्ली ने तो मुझे थका ही दिया है। अब भाई तो मेजर साहब से पिस्तौल लेकर उसे गोली मार दूंगा। संतरी जानता था कि मैं रीजन कमांडर के बहुत करीब हूँ। खड़े खड़े बोला, यार मेजर साहब से कहकर मेरी दिन की ड्यूटी लगवा दो, रातों को जाग जाग कर तंग आ गया हूँ। मैंने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है, मैं सुबह ही मेजर साहब से बात करूंगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस दौरान में मेरी तेज निगाहों ने आसपास का भरपूर जायजा ले लिया था। वहां हमारे सिवा कोई नहीं था। दूर मेजर के ड्राइंग रूम में बत्ती जल रही थी। मैंने जेब से जहरीला सिगार निकाल कर सुलगाया और संतरी का आखिरी वक्त आ गया था। मुझे सिगार पीते हुए देखकर वो बोला, तुम सिगार भी पीते हो? मैंने माचिस फेंकते हुए कहा, हम मद्रासी बड़े शौक से सिगार पीते हैं। मद्रास में सिगार बड़े सस्ते मिल जाते हैं। मैं सिगारों का पूरा डिब्बा भरकर साथ लाया था, बस थोड़े से रह गए हैं, कभी कभी पी लेता हूँ, तुम पियोगे? डोगरा संतरी बोला, नहीं भाई, मैं ड्यूटी पर तंबाकू नहीं पी सकता। मैंने सिगार के 2 कश लगाए। तीसरे कश पर आंच जहरीले महलूल तक पहुंचने वाली थी। मैंने तीसरा कश लगाया और उठकर डोगरा संतरी के सामने आ गया। देखो इसकी कितनी अच्छी खुशबू है। मैंने सिगार का 1 कश और लगाया और धुआं उसकी तरफ छोड़ते हुए सिगार का रुख संतरी के मुंह की तरफ करके सिगार को दरमियान से दबा दिया। सिगार के आंच वाले किनारे के ऊपर से मोहलक तरीन जहर की एक फवार निकलकर संतरी के चेहरे पर पड़ी। मैंने उसे संभाल लिया क्योंकि फवार मुंह पर लगते ही वो बेहिस होकर गिरने लगा था। मैंने उसे लिटा दिया। गर्दन घुमाकर ग्रीजन की तरफ देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने संतरी के दिल पर हाथ रखा। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। मैंने उसकी जेब से चाबी निकाली और बैठे बैठे एमुनिशन डैम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। ताला खोला, क्वार्टर जरा सा एक तरफ किया और अंदर दाखिल हो गया। कपड़े का एक थैला मैंने अपनी कमर के साथ बांध रखा था। अंदर सीढ़ियां नीचे उतरती थी। आगे एक खुला हाल कमरा था जिसकी छत पर बल्ब रोशन था। हर किस्म का असला बड़े बड़े रैकों में करीने से लगा था। मैं उस रैक के पास आ गया जिसके पास ताकतवर बम्बों के बॉक्स पड़े थे। जल्दी से थैला खोला। 18 पेंसिल बम बॉक्स में से निकाल कर थैले में डाले। थैले को दोबारा अपनी कमर के साथ बांधा। बक्स को वैसे ही बंद करके रख दिया और सीढ़ियां चढ़कर बाहर आ गया। संतरी की लाश उसी तरह जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगाया। धोती के पल्लू से ताले पर अपनी उंगलियों के निशान को रगड़ा और चाबी साफ करके मुर्दा संतरी के पाउच में डाल दिया और दरख्तों की तरफ भाग गया। अपनी कोठरी में आते ही मैंने बम्बों वाला थैला कमरे से घोला और उसे चारपाई के नीचे छुपा कर रख दिया। इस बात का बहुत कम इम्कान था कि सिक्योरिटी गार्ड को यह शुबा होता कि किसी ने ड्यूटी पर मौजूद संतरी को हलाक करके अंदर से एमुनिशन चुराया है, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि मुर्दा संतरी के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं था। दूसरे एमुनिशन डिपो के दरवाजे पर ताला बदस्तूर लगा था और चाबी संतरी के पाउच में ही थी।
गरीजन का डॉक्टर भी मुआयने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचता कि संतरी की मौत हार्ट फेल हो जाने से वाक़ई हुई है। इन हालात की रोशनी में नौकरों के क्वार्टरों की तलाशी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बावजूद मैंने फैसला किया कि सुबह होने से पहले पेंसिल बम्बों के थैले को क्वार्टरों की दीवार की दूसरी तरफ झाड़ियों में छुपा दूंगा। पुशाली अभी तक नहीं आई थी, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो जो काम कर रही थी वो इंतहाई ज़रूरी था। मेरे क्वार्टर की बत्ती बुझी हुई थी। मैं चारपाई पर लिहाफ ओढ़कर लेट गया। बम्बों का थैला मेरी चारपाई के नीचे पड़ा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे संतरी ने सुबह 4 बजे आकर डोगरा संतरी की जगह संभालनी थी। 4 बजे संतरी की मौत का इल्म सबको हो जाएगा। मेजर को उसी वक्त जगाकर इतला कर दी जाएगी। ये मामला संगीन नौइयत का था। हो सकता है कि मेजर नशे की तरंग में आकर ये आर्डर दे दे कि यह किसी तकरीबकार का काम है, फौरन इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ली जाए। इस ख्याल ने मेरे अंदर तरह तरह के वसवसे पैदा कर दिए। मैं लिहाफ हटाकर उठ बैठा। मुझे थैला उसी वक्त झाड़ियों में छुपा देना चाहिए था। मैंने कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाहर सितारों की धीमी धीमी सर्द पहाड़ी रोशनी की धुंध सी फैली हुई थी। हर तरफ खामोशी थी। मैंने स्टूल पर चढ़कर दीवार की पिछली जानिब देखा। यहाँ एक गड्ढा था जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता था। इस गड्ढे के किनारे पर भी घनी झाड़ियां उगी हुई थी। मैं वापस स्कूटरी में गया, थैला चारपाई के नीचे से निकालकर अपनी कमर के गिर्द बांधा और दीवार पर से दूसरी तरफ उतर गया। घास शबनम से गीली हो रही थी, सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ आगे गड्ढे में आ गया। किनारे की झाड़ियों में एक जगह पत्थरों को हटाकर थोड़ी सी जमीन हाथों से खोदी, थैले को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी और पत्थर डालकर झाड़ियों की शाखें तोड़कर इस तरीके से डाल दी कि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ खतरनाक बम्बों का थैला दफन है। इस काम से फारग होकर मैं फुर्ती से उठा और दीवार फांद कर अपने क्वार्टर में पहुंच गया। रात के 3 बजे के करीब पुशाली आ गई थी। मैं सो रहा था। उसने मुझे शाने से हिलाकर जगाया। मैंने आंखें खोल दी। पुशाली का चेहरा मुझ पर झुका हुआ था। उसके कपड़ों से आला किस्म की अतर की खुशबू आ रही थी। क्या हुआ? उसने बेताबी से पूछा। मैं उठकर बैठ गया। जब मैंने उसे बताया कि मैं अपने मिशन में कामयाब लौटा हूँ तो वो इत्मीनान का सांस लेते हुए अपनी चारपाई पर लिहाफ में घुस गई और बोली, बम्बों वाला थैला हमें वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह यहाँ से कुछ फासले पर छुपा देना चाहिए। मैंने कहा कि ये काम तो कल रात भी हो सकता है। पुशाली जागी हुई थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और सो गई। बत्ती बुझी हुई थी। मैंने माचिस जलाकर टाइम देखा। 4 बजने में पौन घंटा बाकी था। 4 बजे संतरी की मौत का शोर मचने वाला था। मैं जागता रहा। जब घड़ी की सुइयों ने 4 बजाए तो मैंने अपने कान बाहर की खामोशी पर लगा दिए। एमोनेशन का डैम मेरे क्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं था। अभी बाहर खामोशी छाई हुई थी। फिर अचानक बाहर से मुझे सीटी की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही किसी ने बुलंद आवाज में किसी को आवाज दी। फिर भारी जूतों के दौड़ने की आवाजें आईं। उसके बाद खामोशी छा गई। संतरी की लाश का पता चल गया था और शायद उसकी लाश को उठाकर ले जाया जा रहा था। मैं लिहाफ में दुबका बैठा रहा था। थोड़ी देर बाद गरीजन की तरफ से आदमियों की आवाजें बुलंद हुई। फिर खामोशी छा गई। उसके बाद कोई आवाज बुलंद नहीं हुई। सुबह हो गई। पुशाली अभी तक गहरी नींद सो रही थी। मैंने उठकर पानी गर्म करके मुंह हाथ धोया, माथे पर तिलक लगाया और खुरपा लेकर बगीचे में आ गया। बंगले के गेट पर एक की बजाय 2 मुसल्ला संतरी खड़े थे। मैं उन्हें प्रणाम करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। मुझसे किसी ने कोई बात ना की। इससे यही नतीजा निकाला जा सकता था कि संतरी की मौत को इत्तफाकी मौत समझा गया है और मेजर को भी तकरीबकारी का शुबा नहीं हुआ, वरना अभी तक पूरी बटालियन लाइन हाजिर हो चुकी होती और मेजर बरामदे में खड़ा हुक्म जारी कर रहा होता। थोड़ी देर बाद मैं चाय पीने किचन की तरफ चल दिया। मेरा असल मकसद संतरी की मौत का रद्द अमल मालूम करना था। लांगरी बिहार का रहने वाला हवालदार गोपाल था। मैंने उसे प्रणाम किया और किचन के बाहर धूप में बैठ गया। गोपाल मेजर साहब के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। मेरी तरफ देखकर बोला, कृष्णम, तुम्हें पता चला कि रात क्या हुआ? नाइक रामदास ड्यूटी पर खड़े खड़े मर गया। मैंने हैरत के इजहार में अपना मुंह खुले का खुला रहने दिया। ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? रामदास तो कल बिल्कुल ठीक था। लांगरी ने चाय का कप मेरे आगे रखते हुए कहा, रामदास को सर्दी लग गई, ठंड से हार्ट फेल हो गया। बटालियन के डॉक्टर ने तो यही कहा है कि परसों ही कह रहा था यार मुझे रात की ड्यूटी से बचाओ, मर गया हूँ रातों को जाग जाग कर। मैं बार बार हैरानी और अफसोस का इजहार कर रहा था। मैंने पूछा, बड़े साहब को मालूम हुआ क्या? क्यों नहीं? लांगरी ने ट्रे में चीनी दान रखते हुए कहा, साहब को तो सुबह जगाकर उसी वक्त रिपोर्ट कर दी गई थी। वो खुद ही रामदास की लाश लेकर डॉक्टर के पास गए थे। तुम बैठो,
मैं साहब को नाश्ता देकर आता हूँ। वो नाश्ते की ट्रे उठाकर मेजर साहब के ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। मैं दिल में मुतमईन था। संतरी की मौत के बाद पैदा होने वाले इम्कानी और खतरनाक हालात का बोझ मेरे जहन से उतर गया। अब मुझे यह भी अंदेशा नहीं था कि क्वार्टरों की या जंगल की तलाशी ली जाएगी। इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि नायक रामदास की मौत हार्ट फेल होने से हुई है। मैं खामोशी से चाय पीता रहा। मजीद मालूमात पुशाली ही हासिल कर सकती थी। चाय पीने के बाद मैंने मग धोकर वहीं रखा और बागीचों में आकर फूलों के पौधों की यूं ही काट तराश करने लगा। निस्फ घंटे बाद मेजर साहब की जीप बंगले में दाखिल होकर एक तरफ खड़ी होगी। बावर्दी ड्राइवर उतरकर किचन की तरफ गया। थोड़ी देर बाद मेजर भी ड्राइंग रूम से निकल आया। ड्राइवर ने जोर से सल्यूट मारा। मैं भी उठ खड़ा हुआ और दूर ही से मेजर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दिल में कहा, जाने से पहले तुझे अगली दुनिया में जरूर पहुंचा दूंगा। मेरा इरादा ऐसा ही था, मगर ये हालात पर मुनहसर था। मेजर जीप में बैठकर चला गया। मैं बागीचे में ही धूप में बैठकर बीड़ी पीने लगा। 2 बजे मेजर वापस आ गया। उसके 15 मिनट बाद पोशाली को देखा। वो कंधों पर शाल डाले क्वार्टर की तरफ से चली आ रही थी। मेरे करीब से गुजरी तो एक नज़र मुझ पर डालकर जरा सा मुस्कुराई और मेजर साहब के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। सबको मालूम था कि पोशाली यानी भागिया मेरी पत्नी है और मेजर साहब के यहाँ ज्यादा वक्त गुजारती है और उसकी मंजूर नज़र है। उस वजह से गरीजन के नौकर चाकर मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। सिर्फ लांगरी गोपाल ही मुझसे खुलकर बातचीत कर लेता था और वो भी किचन में तरकारी साफ कर रहा था। जिस चट्टान के खूह में मैंने चमड़े का थैला छुपाया हुआ था, वहां से मैं दोनों रिवाल्वर और गोलियां निकाल कर ले आया और ये चीजें भी टाइम बम्बों के साथ थैले में पड़ी थी। उस रात पोशाली रात को जल्दी क्वार्टर में वापस आ गई। अब मैं मजीद ताखीर नहीं करना चाहता था। मैंने पोशाली से मशवरा किया कि यही तय हुआ कि अगली रात मैं डैम की सुरंगों में बम लगाने निकल पड़ूं। दूसरे दिन मैंने बेशतर वक्त मेजर आचारी के बंगले में गुजारा। पोशाली को उस रात 1 बजे तक वापस क्वार्टरों में आ जाना था। दिन के वक्त मैं एक बार फिर डैम की सुरंगों की तरफ जाकर उनका जायजा ले आया और जहन में वो जगह अच्छी तरह बिठा ली जहां मुझे बम लगाने थे। ये काम आसान नहीं था। डैम के दोनों जानिब कड़ा पहरा होता था। मैंने नीचे की तरफ से सुरंगों में जाने का प्रोग्राम बनाया था। ये वो जगह थी जहां से सीमेंट के देव पैकर पाइप गुजरते थे। यहाँ एक जानिब सीढ़ियां ऊपर जाती थी। अभी ये जगह नामुकम्मल थी और सीढ़ियों के साथ वाली दीवार ऊपर तक नहीं उठाई गई थी। उस जानिब बेशुमार जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। डैम के ऊपर रात को रोशनियां जगमगाती थी, मगर नीचे सीढ़ियां थी, वहीं अंधेरा छाया हुआ था। इसका जायजा मैं ले चुका था। मेरे लिए ये जगह मौजू थी। प्रोग्राम के मुताबिक मैं 9 बजे रात अपने क्वार्टर में आ गया। जब रात ज्यादा गहरी होगी और गरीजन की जानिब से फौजियों की कभी कभी बुलंद होने वाली आवाजें भी खामोश हो गई, तो मैंने क्वार्टर की बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जला ली और क्वार्टर की अकबी दीवार फांद कर झाड़ियों में आ गया। थैला वहां पत्थरों के नीचे मट्टी के अंदर महफूज पड़ा था। थैले को लेकर क्वार्टर में मैं वापस आ गया। हर सुरंग में मुझे 6 बम लगाने थे। ये पिंसल की तरह के छोटे मगर इंतहाई ताकतवर बम थे और बड़ी बड़ी चट्टानों को 1 सेकंड के अंदर अंदर रेजा रेजा कर देते थे। मैंने रुमाल में बांध कर अलग रख लिया और पुशाली का इंतजार करने लगा। 1:15 बजे पुशाली आ गई। उसने बताया कि आज मेजर आचारी बेसुध पड़ा है और शायद कल दोपहर तक वो अपने होशो हवास में नहीं आएगा। मैंने एक रिवाल्वर पुशाली को दे दिया कि वो अपने पास रखे। इस मिशन पर मैं अकेला ही जा रहा था। पुशाली के मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं थी। 10 मिनट बाद मैंने 18 बम्बों को स्वेटर के अंदर वाली सदरी की जेबों में डाला, साइलेंसर वाले पिस्तौल को पजामे में छुपाया, सर पर रुमाल बांधा और अल्लाह का नाम लेकर क्वार्टर से निकलकर दलान में आ गया। पुशाली को मैंने हदायत कर दी कि अगर सुरंगों में मैं पकड़ा जाऊं तो वो फरार हो जाए और दिल्ली में खलील के गिराज में पहुंचने की कोशिश करे। मैंने क्वार्टर की दीवार फांदी और रात की तारीकी में उस पगडंडी पर चल पड़ा जो ढलान पर से होती हुई नीचे डैम के तास की तरफ से निकल गई थी। अंधेरे में मेरे पीछे फौजी गरीजन की रोशनियां अब मुझसे दूर हो रही थी। 2 फरलांग चलने के बाद मैं ढलान की तरफ गया और कुछ फासले पर डैम की कतार में लगी रोशनियां झिलमिला कर रही थी। मैं झाड़ियों से गुजर रहा था। सितारों की धीमी रोशनी में मुझे अपना रास्ता तलाश करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। सीमेंट की बनी हुई वो तंग सीढ़ी आ गई जो ऊपर सुरंगों तक जाती थी। सीढ़ियों पर चढ़ने की बजाय मैं पहलू की जानिब से जंगली झाड़ियों में होकर ऊपर चढ़ने लगा। यहाँ घनी झाड़ियां उगी हुई थी और अंधेरा भी था। चढ़ाई चढ़ते हुए मेरा सांस फूल गया, मगर मैं रुके बगैर आहिस्ता आहिस्ता
चढ़ता जा रहा था। डैम की रोशनियां करीब आ गई थी। मैं उनसे बचने के लिए झाड़ियों की दूसरी तरफ हटकर चलने लगा। कुछ देर बाद मुझे बड़ी बड़ी सुरंगों के खुले हुए तारीक दहाने नजर आने लगे। मुझे पहली, तीसरी और 5वीं सुरंग में बम लगाने थे। सबसे पहले मेरा टारगेट सुरंग नंबर 1 था। मुझे डैम के ऊपर सड़क पर जंगले के साथ साथ 2 संतरी चलते नजर आए। नीचे सुरंगों में कहीं भी पैरा लगाने की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। ये मेरी खुशकिस्मती थी, वरना यह मिशन मजीद मुश्किल हो जाता। मैं सुरंग नंबर 1 की दाहिनी जानिब एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उस दहाने को तकने लगा। वहां कोई नहीं था। जब मुझे यकीन हो गया कि सुरंग के आसपास कोई संतरी नहीं है और ऊपर जो संतरी पैरा दे रहा था वो सुरंग के अगबी हिस्से की तरफ चला गया है, तो मैं झाड़ियों में से रेंगता हुआ निकला और सुरंग के दहाने की तरफ चल पड़ा, जो वहां से बमुश्किल 50 कदम के फासले पर था। मैं कूनियों के बल रेंगता हुआ सुरंग के दहाने में दाखिल हो गया। पहले तो मुझे कुछ नजर न आया, फिर अंधेरे में मचान नजर आई जो सुरंग की छत तक गई हुई थी। अब मुझे बड़ी तेजी से अपने मंसूबे पर अमल करना था। मैं मचान पर चढ़ने लगा। ऊपर के तख्ते पर पहुंचा तो मेरा सर सुरंग की छत से टकरा रहा था। वहां खुदा जाने किस मकसद के लिए साथ साथ 4 गहरे सुराख किए गए थे। मैंने थैला अपने सामने मचान के तख्ते पर रखा और 6 के 6 बम निकालकर सुराख के अंदर आगे करके छत के पत्थरों से इस तरह चिपका दिए कि वो दिन के वक्त भी बाहर से नहीं देखे जा सकते थे। इन 18 के 18 बम्बों की छोटी सुइयां मैंने एक साथ 12 घंटे आगे कर दी थी। इस हिसाब से इन बम्बों को दूसरे दिन दोपहर 1 बजे के करीब फटना था। पहली सुरंग में बम लगाने के बाद मैं एक सुरंग छोड़कर तीसरी सुरंग में रेंगता हुआ घुस गया। यहाँ भी तामीराती काम के सिलसिले में एक मचान लगी हुई थी। इस मचान पर चढ़कर छत के सुराखों में मजीद 6 बम अंदर लगा दिए। 5वीं सुरंग में कोई मचान नहीं थी। मैंने अंधेरे में जायजा लिया। सुरंग के दूसरे दहाने की तरफ से मुझे एक सतून सा नजर आया। मैं मेहराबी दीवार के साथ लगकर खिसकता हुआ उस सतून के पास पहुंचा। यह सतून नहीं बल्कि एक छोटी सी मचान थी जो छत से बहुत नीचे तक गई हुई थी। मेरे लिए बेकार थी। वक्त गुजर रहा था, मुझे वापस जाने की पड़ी थी। आधे से ज्यादा काम मुकम्मल कर चुका था, लेकिन 5वीं सुरंग में बम लगाने की भी जरूरत थी। छत तक मैं नहीं पहुंच सकता था। मैं सुरंग की दीवारों को आंखें खोलकर अंधेरे में देखने लगा। एक जगह मुझे सीमेंट के थैलों का ढेर दीवार के साथ लगा हुआ दिखाई दिया। यहाँ बम लगाया जा सकता था, मगर खतरा था कि सीमेंट की वजह से बम ज्यादा तबाही नहीं मचा सकेगा। मैं दीवार टटोलता आगे बढ़ा तो मेरा हाथ एक जगह दीवार के एक शगाफ के अंदर चला गया। मैंने गौर से देखा, यहाँ से दीवार की 2-3 ईंटें उखड़ी हुई थी। उसके अंदर काफी जगह थी। मैंने खुदा का नाम लेकर उस शगाफ के अंदर तीसरा बम भी पहलू में एक जानब लगा दिया और एहतियात के तौर पर उसके ऊपर जमीन पर से एक छोटी सी ईंट उठाकर रख दी। इस काम से फारग होते ही मैं वापस मुड़ा, सुरंग के दहाने पर आकर लेट गया और कूनियों के बल रेंगता हुआ सुरंग से निकलकर झाड़ियों की तरफ चला गया। वहां से दरख्तों में आ गया और ऊंची सूखी घास में से रींग रींग कर गुजरता शमाले मशरक की जानिब दरख्तों की छोटी सी तलहटी थी। वहां पहुंचकर रुक गया और घास में लेटा रहा। मैंने अपने मिशन के खैरियत के मुकम्मल हो जाने पर खुदावंद का शुक्र अदा किया और थोड़ा सा दम लेकर ऊपर से होता हुआ अपने क्वार्टर की दीवार के पीछे आ गया। फिर मैंने दीवार फांदी और अपने क्वार्टर के आंगन में जा गिरा। यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने स्पिलवे की 3 सुरंगों में 18 तबाहकुन बम लगा दिए हैं। क्वार्टर में आते ही मुझ पर थकन तारी हो गई। छिली हुई कूनियों का दर्द भी जाग उठा और जहां जहां गर्दन और बाजुओं पर मच्छरों ने काटा था वहां भी खारिश शुरू हो गई। लेकिन मैं अपनी कामयाबी पर इस कदर खुश था कि इन बातों की तरफ मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। पुशाली जाग रही थी। उसने मुझे क्वार्टर के सेन में कूदते देख लिया था। उसने फौरन कोठरी का दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर आते ही बेदम सा होकर चारपाई पर लेट गया। जब मैंने उसे बताया कि मैं सारे के सारे बम महफूज मकामात पर लगा आया हूं तो उसे यकीन ही नहीं आया। यकीन मुझे भी नहीं आ रहा था। कोठरी में मोमबत्ती जल रही थी। पुशाली ने थर्मोस में चाय निकालकर मुझे दी। गरम गरम चाय पीकर मेरा जिस्म गर्म हो गया। फिर मैंने पुशाली से कहा, कल दिन में 1 और 1:30 बजे के दरमियान अगर मेरे लगाए हुए बम फट गए तो यहाँ तबाही मच जाएगी। पुशाली ने कहा कि इसका मतलब है हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि हम बम्बों के फटने तक इस वादी से दूर जा चुके हों। मैंने पुशाली की तरफ देखते हुए कहा, मैं मद्रासी मेजर से तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ। पुशाली ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और आहिस्ता से सांस भरकर बोली, इन बातों को भूल जाओ। समझ लो कि ये हमारे मिशन का एक हिस्सा ही था। बाहर अंधेरे और खामोशी में एक जीप तेजी से गुजर गई। हम एक दूसरे को तकने लगे। पुशाली ने जल्दी से मोमबत्ती गुल कर दी। ये कौन हो सकता है? ये सारा इलाका फौजी है, कोई सिपाही किसी काम से गुजरा होगा।
हमारे कान बाहर लगे थे। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। पुशाली ने आहिस्ता से कहा, कहीं मेजर मर तो नहीं गया? आज मैंने पूरी बोतल उसे पिला दी थी। अगर वो मर भी गया है तो आधी रात को उसके बेडरूम में कोई नहीं जा सकता। किसी को क्या पता कि वो मर गया है। पुशाली ने सराहने के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया और बोली, मेरा ख्याल है कि अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि हमारा मिशन वैसे भी मुकम्मल हो चुका है। जरूरी तैयारी कर लेने के बाद हम कमरे का दरवाजा खोलकर सहन में आ गए। यहाँ से दीवार की तरफ गए। पहले पुशाली ने दीवार फांदी, उसके पीछे मैं भी दीवार फांद कर झाड़ियों में बैठ गया। हमने बैठे बैठे इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी थी। हमने देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे। मैंने पुशाली को आगे बढ़ने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद हम गरीजन के इलाके से निकलकर अपने मोहसिन मुसलमान देहाती के मकान की तरफ जा रहे थे। हमारा मोहसिन देहाती इस वक्त सो रहा था। हमने उसे उठाया और अपने कपड़े मांगे। वो आंखें मलते हुए उठा और बोला, क्या तुम लोग जा रहे हो? नहीं मियाँ जी, जाएंगे कहाँ, हमें तो अब इसी गांव में ही रहना है। मेजर साहब ने हमें ऊपर शहर एक जरूरी काम से भेजा है। हमने सोचा कि ऊपर सर्दी होगी और दूसरे गर्म कपड़े पहन लेते हैं। मुसलमान देहाती ने कोई एतराज ना किया और हमें हमारे स्याहों वाले कपड़े की गठरी ला कर दे दी। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से निकलकर रत्तू झाला कस्बे को जाने वाली सड़क पर आ गए। अंधेरे में हमने देहाती लिबास उतार कर स्याहों वाला लिबास पहना। देहाती लिबास की गठरी बनाकर उसे नीचे एक खुड में घिरा दिया और उस पहाड़ी खूह में आ गए जहां हमने अपना ब्रीफ केस पत्थरों के पीछे शगाफ में कहीं रखा था। मैंने ब्रीफ केस में मुतालिका कागजात और नक्शा निकाल कर उसे वहीं आग लगाकर जला दिया। अब हमारे पास सिवाय 2 पिस्तौलों, कुछ गोलियों और जहरीले सिगारों की सिवाय और कोई काबिले एतराज चीज नहीं थी। सिगारों पर किसी को कोई शुबा नहीं हो सकता था। पिस्तौल हम जहाँ चाहते फेंक सकते थे। अब वो फूट रही थी। पुशाली ने कहा, रत्तू झाला कस्बे के आगे जाकर हमें मंडी जाने वाली लारी मिलेगी। मंडी से हम सुंदर नगर और फिर बिलासपुर से होते हुए शिमले पहुंच जाएंगे। मैं महज असबात में सारी लाकर रह गया। जाहिर है उसे क्या कहता। दोपहर 3 बजे जब हमारी लारी बिलासपुर और शिमले के दरमियान एक जगह रुकी तो एक अधेड़ उम्र देहाती लारी में सवार हुआ। उसने दूसरे मुसाफिरों को बताया कि रत्तू झाला का बंद टूट गया है, कई फौजी मारे गए हैं। हमारे दिलों में ये सुनकर सुकून की गहरी लहर उतर गई। मैंने पुशाली का हाथ आहिस्ता से दबाया, गोया मैं उसे मुबारकबाद दे रहा था। एक बहुत बड़े ज़हनी तनाव से हमें निजात मिल गई थी। अब यकीनी बात थी कि शिमले की चेक पोस्ट पर लारी के मुसाफिरों से पूछगछ की जाएगी। मैं खिड़की में से बाहर देखने लगा। शिमले के मुजाफात शुरू हो गए थे। मैं इस लारी के साथ शिमले में दाखिल नहीं होना चाहता था। चुनाचे मैंने एक चौक का इंतखाब कर लिया और लारी को रुकवा कर पुशाली के साथ उतर गया। लारी आगे बढ़ गई। हम डुलवानी पगडंडी पर हो लिए जो पहाड़ी के पीछे से होती हुई शिमला शहर की फ्रूट मार्केट में जा निकलती थी। हम बज़ाहिर इस तरह चल रहे थे जैसे स्याहों की तरह सैर कर रहे हूँ और मनाजर से लुत्फअंदोज हो रहे हूँ। पुशाली ने पुरमुसर्रत लहजे में कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारा मिशन कामयाब रहा। मैं ऊपर शिमले की इमारतों की गिरजाघर के मीनार और डाक खाने की ऊंची दीवारों को देख रहा था। मैंने कहा, अब हमें फौरन अपने होटल में पहुंचना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम शिमले में दाखिल होते ही मुझसे अलग होकर अपने होटल चली जाओ। तुम अब मुझसे शिमले में नहीं मिलोगी। हमारी मुलाकात अब दिल्ली में कहीं हो सकती है। सुजाता का क्या बनेगा? वो हमारे साथी एजेंटों की हिरासत में है। आज रात में उसे एक सोचे समझे ड्रामे के जरिए एजेंटों से छुड़ा कर ले आऊंगा और फिर कल किसी वक्त उसे साथ लेकर दिल्ली रवाना हो जाऊंगा। पुशाली मेरे पीछे पहाड़ी पगडंडी पर चल रही थी। उसने कहा, मैं दिल्ली पहुंचकर किसी न किसी तरह तुमसे राब्ता कायम कर लूंगी। इसी तरह बातें करते हुए हम एक चढ़ाई चढ़ते हुए शिमला की फ्रूट मार्केट में पहुंच गए। एक आदमी दुकानदार को रत्तू झाला डैम की तबाही का हाल बता रहा था। मैंने उसे सामने से देखते हुए दबी जबान में पुशाली से कहा, अलग हो जाओ। पुशाली ने अपनी चाल सुस्त कर ली और मुझसे अलग होकर एक फल वाले की दुकान पर जाकर फल देखने लगी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और शिमले माल रोड पर होता हुआ अपने होटल में आ गया। होटल का हिंदू मैनेजर इस वक्त वहां नहीं था। मैंने काउंटर से चाबी ली और अपने कमरे में आ गया। कपड़े उतारे, गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, दूसरे कपड़े पहने, खाना मंगवा कर खाया और दरवाजा अंदर से बंद करके ऐसी गहरी नींद सोया कि जब आंख खुली तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। जल्दी से उठकर बत्ती रोशन की, घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। मुझे मालूम था कि मेरे आदमियों को भी डैम की तबाही का इल्म हो गया होगा और वो मुझसे राब्ता करने वाले हैं। मैं अपने कमरे से बाहर ना निकला और काफी मंगवा कर पीता रहा। फिर रेडियो खोलकर खबरें सुनी। खबरों में यही बताया गया कि हमसाया मुल्क के किसी तकरीबकार ने रत्तू झाला डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी।
मगर उसे मौके पर ही फौज ने पकड़ लिया। डैम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, कुछ सिपाही जख्मी हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस खबर ने साबित कर दिया कि डैम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उस देहाती की खबर सच्ची थी जिसने रास्ते में लारी में सवार होने के बाद मुसाफिरों को बताया था कि रत्तू झाला डैम फट गया है और सैकड़ों फौजी मारे गए हैं। रात के 11:15 बजे तो वादी की तरफ खुलने वाली खिड़की पर किसी ने मखसूस अंदाज में 3 बार टिक टिक की। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की खोल दी। एक आदमी अंदर आ गया। उसने खिड़की बंद करके मुझे सीने से लगा लिया। मुबारक हो, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है मेरे भाई। नुकसान कितना हुआ है मैं ये मालूम करने को बेताब हूँ। मैंने दरियाफ्त किया, डैम के 6 के 6 स्पिलवे तबाह हो गए हैं, काफी सिपाही भी मारे गए हैं। हमारे मुखबर ने हमें बताया है कि अब उस डैम की मुरम्मत में कम से कम 6-7 माह लग जाएंगे। हमें इतनी ही मोहलत चाहिए थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और पूछा कि सुजाता किस हाल में है। उसने कहा, हमने उसे कैद में डाल रखा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरे साथ चलो और हमारे आदमियों के साथ एक ड्रामाई झड़प के बाद उसे रिहा करके ले जाओ, क्योंकि हमें अब आगे जाना है, हम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कमरे से निकलने के लिए खिड़की का रास्ता इस्तेमाल किया गया। वो मुझे अंधेरों, घाटियों और खाइयों में से गुजार कर एक ऐसी जगह ले आया जहाँ चीड़ के दरख्तों में एक लकड़ी का छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था। यहाँ उसने सीटी की एक छोटी मखसूस आवाज निकाली, जिसे सुनकर अंधेरे में 3 आदमी वहां आ गए। उनमें से 2 के पास स्टेन गन थी। उसने हमें समझाना शुरू कर दिया कि सुजाता को किस तरह छुड़ाना होगा। जब सारी बातें तय हो गई तो वो अंधेरे में गायब हो गए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैं क्वार्टर की तरफ बढ़ा। एक तरफ से किसी ने बुलंद आवाज में ललकार कर कहा, कौन हो तुम? मैंने भी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक चिल्ला कर कहा, खबरदार, पुलिस हमारे साथ है, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो और हथियार फेंक दो। अपने एजेंट ने बता दिया कि क्वार्टर के अंदर मेरी होने वाली बीवी सुजाता जाग रही है और वो भी मेरी आवाज सुन लेगी और हमारा आदमी वहां उसे अंदर भी बता देगा कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छुड़ाने के लिए आया है, मगर हम उसको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं क्वार्टर की तरफ दौड़ा। 2 आदमी मुझसे गुत्थम गुत्था हो गए। फायर करने की इजाजत नहीं थी। हम इसी तरह मसनूई लड़ाई लड़ते क्वार्टर के दरवाजे की तरफ आ गए। अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया और मुझ पर पिस्तौल तान लिया। इस दौरान में एक आदमी अपने आप मेरे काबू में आ गया। मैंने उसकी कमर के साथ अपनी उंगली लगाकर कहा, मेरे पास भरा हुआ पिस्तौल है, अगर तुमने हथियार ना फेंका तो मैं तुम्हारे आदमी को गोली मार दूंगा। वो मेरी जद में है। ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। क्वार्टर के दरवाजे में खड़े हुए अपने आदमी ने स्टेन गन नीचे फेंक दी। मैंने चिल्ला कर कहा, सुजाता बाहर निकल आओ, जल्दी करो। सुजाता घबराई हुई थी। वो जल्दी से बाहर निकल आई। उसके बाल खुले थे। अंधेरे में उसने मुझे देख लिया और रोते हुए बोली, कृष्ण, मुझे इन जालिमों से बचा लो। मैंने दुश्मन की पीठ पर उंगली रखी हुई थी। सुजाता से कहा, मेरे पीछे आ जाओ सुजाता, घबराओ नहीं, पुलिस आ रही है। मैंने सुजाता को यूं ही एक हाथ से थामा। मंसूबे के मुताबिक सारे गुंडे यानी अपने आदमी एकदम भाग खड़े हुए और अंधेरे में गायब हो गए। मैं उनकी तरफ लपका तो सुजाता ने मुझे पकड़ लिया। भगवान के लिए उनका पीछा न करो, यहाँ से भाग चलो, ये लोग बड़े जालिम हैं। मैं भी यही करने वाला था। मैंने सुजाता को साथ लिया और हम भागते हुए उस इलाके से निकलकर इंपीरियल होटल की तरफ चले। सुजाता की सांस फूल गई तो वो वहीं बैठ गई और हाँफते हुए बोली, मुझे अब भागा नहीं जाता। मैंने उसे अपने साथ लिया। उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, भगवान की बड़ी कृपा हुई है सुजाता। मुझे एक मुखबर ने खबर कर दी थी कि गुंडों ने तुम्हें उस जंगल में छुपा कर रखा है। तुम्हारे बगैर मैंने बड़ी परेशानी में दिन गुजारे हैं। सुजाता ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, मेरा दिल कहता था कि तुम आकर मुझे जरूर इन लोगों से छुड़ा लोगे। वो उठी और मेरे साथ तेज तेज कदमों से चलने लगी। अपने कमरे की चाबी मेरी जैकेट में थी। मैं उसे खिड़की में से अंदर जाने की बजाय होटल की लॉबी की तरफ से काउंटर पर ले आया। मैंने जानबूझकर ऐसा किया। इत्तेफाक से होटल का हिंदू मैनेजर काउंटर पर रजिस्टर खोले, उस पर कुछ लिख रहा था। हमें देखकर हैरान सा हो गया। फिर बोला, महाराज जी, श्रीमती देवी मिल गई, भगवान ने बड़ी दया की। मैंने कहा, बस किसी पिछले जन्म का नेक कर्म हमारे काम आ गया है भाई जी। मैं सुजाता को अपने कमरे में ले गया। उसका सामान मैंने अपने कमरे में रख दिया था। सुजाता कमरे में आते ही मेरे साथ लगकर रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी कि जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे थे, मगर मैंने आखिर तुम्हें उनके चुंगल से छुड़ा ही लिया। मैंने थाने सिख SHO को फोन करके बता दिया कि सुजाता मिल गई है। सिख SHO हैरानी से बोला, महाराज आपने तो कमाल कर दिया। अब थाने आकर रिपोर्ट लिखवाना मत भूलिएगा, हम केस दाखिल दफ्तर कर देंगे।
सुजाता ने पूछा, तुमने वहाँ कहा था कि पुलिस मेरे साथ है। मैंने हंसते हुए कहा, वो तो मैंने गुंडों पर रोब डालने के लिए कहा था, ऐसा ना करता तो वो कभी हथियार ना फेंकते। सुजाता ने माताजी के बारे में पूछा कि उनकी हालत कैसी है। मैंने कहा वो परेशान थी, बाकी घर वाले भी यहाँ आना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही सुजाता को बरामद कर लूंगा। सुजाता ने उसी वक्त अपने माता पिता को घर फोन करके बता दिया कि यानी मैंने उसे गुंडों से छुड़वा लिया है और बिल्कुल खैरियत से हूँ। माता की जान में जान आ गई। मैंने भी उनसे बात की और कहा कि मैं सुजाता को लेकर कल शिमले से रवाना हो रहा हूँ। दूसरे दिन मैंने थाने जाकर सुजाता की बरामदी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गुंडों के बारे में बताया कि जंगल में एक क्वार्टर में उन्होंने सुजाता को कैद कर रखा था। ये भी प्रोग्राम के मुताबिक था, क्योंकि अपने एजेंटों ने कहा था कि वो हमारे जाने के बाद वहां से फरार हो जाएंगे, पुलिस उन्हें कभी तलाश नहीं कर सकेगी। होटल वापस आकर मैंने अपने ऑफिस फोन करके अपने बास तिवाड़ी को बताया कि मैंने पुलिस की मदद से सुजाता को गुंडों से छुड़ा लिया है और अब मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ। शिमले जो दिन के वक्त अखबार पहुंचे उनमें रत्तू जाला डैम की तबाही के बारे में इतनी ही खबर छपी थी कि जो ऑल इंडिया रेडियो ने रात ब्रॉडकास्ट की थी, मगर शिमले में हर जगह डैम की तबाही की बातें हो रही थी। उनकी बातों से अंदाजा होता था कि डैम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और भारी जानी नुकसान हुआ है। दोपहर का खाना मैं और सुजाता ने एक होटल में खाया, वो भी डैम की तबाही की बातें करने लगी। मैंने कहा कि ये तकरीबकारी है सुजाता, भगवान ने चाहा तो हम तकरीबकारों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने 3 बजे दोपहर की फ़्लाइट से दिल्ली के लिए 2 नशिस्तें मखसूस करवानी चाहिए, मगर उस फ्लाइट में मुझे जगह ना मिल सकी। आखिर 7 बजे शाम की फ़्लाइट में हमें 2 सीटें मिल गईं और हम शिमले से दिल्ली की तरफ परवाज कर गए। दिल्ली पहुंचते ही मैं सुजाता को लेकर सीधा उसके घर पहुंच गया। उसके माता पिता बहन भाई तो उसे देखते ही उससे लिपट गए। कोई चूम रहा था, कोई गले लगा रहा था। सुजाता की माता ने फौरन हम दोनों की आरती उतारी, माथों पर तिल लगाए और भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेका। मैंने बड़े जोश और खरोश के साथ सुजाता को गुंडों से बरामद करने की ड्रामाई कहानी सुनाई। मेरी बहादुरी पर हर कोई अश अश कर रहा था। रात गए मैं सुजाता के घर से अपने मकान में आ गया। मेरे मकान पर सिवाय गोर खाली चौकीदार के और कोई खैर मकदम करने वाला नहीं था। मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले और सो गया। अगले रोज दफ्तर पहुंचा तो वहां की फिजा में एक खास किस्म की पूरी इसरारियत सी महसूस की। बास और दूसरे अफीसरों ने मुझे सुजाता की बरामदगी पर मुबारकबाद दी, मगर मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे उतरे हुए हैं। बहुत जल्द ये बात खुलकर सामने आ गई कि उसकी वजह रत्तू जाला डैम की तबाही और भारतीय फौज का जानी नुकसान था। मिस्टर तिवाड़ी ने दोपहर के खाने के बाद मुझे अपने कमरे में बुलवाया। खंदा पेशानी के साथ मुझे थर्मोस में से काफी निकालकर पेश की और इधर उधर की दफ्तरी बातें शुरू कर दी। फिर अचानक मेरी तरफ घूरते हुए बोला, कैप्टन मेहता, 3 अक्टूबर की रात तुम कहाँ थे? ये सवाल इतना अचानक था कि मेरा तजर्बा और खुद एतमादी मेरे साथ ना होती तो मेरे कदम तो उखड़ गए थे। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मैं समझ गया कि यही वो रात थी जिस रात चंबा वादी का रत्तू जाला डैम बम के धमाके से उड़ा दिया गया था। मैं छत की तरफ देखने लगा जैसे तारीख याद कर रहा हूँ। फिर तिवाड़ी की तरफ देखकर बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा, 3 अक्टूबर की रात को मैं कालका शहर से 7 मील नीचे करगाली गांव में गुंडों के ठिकाने के सुराग लगाने के सिलसिले में गया हुआ था। यही वो जगह है जहां मुझे इतला मिली थी कि सुजाता को अगवा करके रखा हुआ है। ये मैं बड़े एतमाद के साथ एक ही जुमले में बोल गया। करगाली गांव का नाम भी मैंने यूं ही बोल दिया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि कमबख्त तिवाड़ी शिमले के इर्द गिर्द के सारे इलाके की चप्पा चप्पा जमीन से वाकिफ था। सिगरेट सुलगाते हुए बड़े इत्मीनान से उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और बोला, कालका के नीचे करगाली नाम का कोई गाँव नहीं है। कहो तो मैं तुम्हें कालका के आसपास के सारे गांव के नाम गिनवा दूं। ये शख्स मुझसे क्या उगलवाना चाहता था। एक लम्हे के लिए तशवीश की एक लहर सी मेरे चेहरे के ऊपर से होकर गुजर गई, लेकिन मैंने उसी लम्हे अपने आप को संभाल लिया था। सर, मुझे उस गांव का नाम ठीक से याद नहीं रहा। शरदाली या करशाली, कुछ इसी किस्म का नाम था उस गांव का। तिवाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो होगा कोई गाँव। काफी और डालूं कैप्टन मेहता? उसने थर्मोस का डाट खोलते हुए कहा। जी नहीं शुक्रिया, मैंने कहा। तिवाड़ी ने थर्मोस में से अपने प्याले में काफी अंडेली और थर्मोस को बंद करके पीछे तपाई पर रख दिया। कैप्टन मेहता, शायद तुम्हें इल्म होगा, मेरा मतलब है तुमने अखबारों में तो रत्तू जाला डैम की तबाही की खबर जरूर पढ़ी होगी। मैंने तशवीश के तासरात चेहरे पर पैदा करते हुए कहा, हाँ सर, मैं शिमले में सुजाता को लेकर आ गया था कि वहां मैंने रेडियो पर खबर सुनी। सर, हमारा कितना नुकसान हुआ है। तिवाड़ी अब भी मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे घूर रहा था।
मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे दिल की गहराइयों में छुपे हुए सरबस्ता राजों तक पहुंचना चाहता है। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया। मैंने इस ख्याल को फौरन ज़हन से निकाल दिया और उससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब दे खुद ही बोल उठा, हमारे रेडियो ने तो ज्यादा नुकसान नहीं बताया। तिवाड़ी ने आंखें मेरे चेहरे से हटा ली और ऐश ट्रे में सिगरेट की राख झाड़ते हुए एक लंबी सांस ली और कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। कुर्सी की चिड़चिड़ाहट मुझे अपने दिमाग में सलाखी की तरह घुसती हुई महसूस हुई। तिवाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर आगे पीछे झूलते हुए कहने लगा, हाँ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस पूरा डैम तबाह हो गया है और 50 फौजी हलाक हो गए हैं। मैं दिल में हैरान हुआ कि वहां तो 4-5 सिपाही पहरा दे रहे थे, ये 50 फौजी कहां से हलाक हो गए। मैंने इस तरह से अपना चेहरा बना लिया जैसे मुझे डैम की बर्बादी का सबसे ज्यादा अफसोस हुआ हो। सर ये जरूर तकरीबकारी का केस है। हमसाया मुल्क के आदमियों ने हमारे डैम को तबाह किया है। उनकी वजारत ने तो शुरू दिन से ही वावेला मचाना शुरू कर दिया था कि इस डैम की तमीर से हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी। तिवाड़ी की तेज निगाहें मेरे चेहरे को टटोल रही थी। उसके ऊंट फीकी मुस्कुराहट के साथ फैले, कहने लगा, हमसाया मुल्क के तकरीबकारों को कहाँ तलाश किया जा सकता है कैप्टन मेहता। ये एक अजीब सा सवाल था। तिवाड़ी बड़ा सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर था। वो मुझसे ये क्यों पूछ रहा था? बात बिगड़ती दिखाई दे रही थी। मुझे अपने इर्द गिर्द दबाव सा महसूस होने लगा। मैंने कहा, सर ये तकरीबकार जम्मू कश्मीर की वादी में सरहद पार करके आते हैं, हमें वहाँ सिक्योरिटी सख्त कर देनी चाहिए। सर क्या ये केस हमें रेफर किया गया है? तिवाड़ी का चेहरा पत्थर की तरह संजीदा हो गया। कहने लगा, मिस्टर मेहता ये केस हमें रेफर नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान को रेफर होगा? तिवाड़ी की जबान से अचानक पाकिस्तान का नाम सुनकर मैं सर से पांव तक एक लम्हे के लिए सुन्न हो गया। फिर ख्याल आया कि आखिर मैं भी हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ, ये मुझे इस तरह अपने दाम में गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ वहाँ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। मैंने भी लहजा जरा सख्त करते हुए कहा, सर क्या आप मुझ पर तंज करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने एक दफ्तरी ज़ाब्ते की बात की थी। तिवाड़ी ने फौरन अपना लहजा बदल लिया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी की पुश से टेक लगाते हुए बोला, कैप्टन मेहता तुम तो बुरा मान गए। मेरा मतलब ये था कि तुम एक तजर्बाकार ऑफिसर हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा महकमा सेंट्रल खुफिया पुलिस का है। देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, देश की साख को इतना ज़बरदस्त धचका लगा है, तो लाजमी तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हमारा महकमा ही करेगा। मैंने इंतहाई जिम्मेदार अफसर के किरदार की अक्कासी करते हुए कहा, सर ये केस मैं अपने हाथ में लेना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अभी से इसकी तहकीकात शुरू कर दूँ। तिवाड़ी ने ऐनक उतार कर टिश्यू पेपर से उसके शीशे साफ करते हुए इस बात में सर हिलाया और बोला, हम इसका फैसला आज ही करेंगे कि ये केस किसको सौंपा जाना है। बहरहाल तुम रत्तो जाल डैम की फाइलें मंगवा कर उसकी स्टडी करो, तुम जा सकते हो कैप्टन। मैंने नमस्ते कहा और कमरे से निकल आया। अपने कमरे में आया तो मेरी कनपटियां बज रही थी। दिमाग बड़ी तेजी से एक ही ख्याल चक्कर लगा रहा था। तिवाड़ी को शायद मुझ पर शक हो गया है। जहानी टंडन ने भी मुझ पर ऐसा ही शक किया था। जाहिर है कि उसने तिवाड़ी को मेरे बारे में अपने शकूक जरूर बता दिए होंगे। अगर तिवाड़ी भी उसका साथी था तो क्या इससे भी निमटना होगा? हाँ, ये बहुत जरूरी हो गया था, वगरना मैं अपने वतन की खातिर आगे कोई काम नहीं कर सकता था। ये शख्स ना सिर्फ मेरा रास्ता रोकने वाला था, बल्कि इसकी बातों से मुझे ये भी शक पड़ा कि शायद वो मेरी निगरानी शुरू करवा रहा है। जहरीले सिगार मेरे पास मौजूद थे, मैं उनकी मदद से तिवाड़ी को भी अपने रास्ते से हटा सकता था। सारा दिन मेरे दिल में अजीब सी खुदबुद सी लगी रही। मुझे अपने गिर्द एक जाल सा फैला हुआ महसूस होने लगा था। दफ्तर में मैं 4:30 बजे तक रहा। उसके बाद तिवाड़ी ने मुझे अपने कमरे में ना बुलवाया। मैं दफ्तर से निकला तो मेरा जहन परेशान था। महज तफरीह की खातिर मैंने गाड़ी का रुख कुतुब साहब की तरफ मोड़ दिया। शाम तक वहाँ पार्क में फिरता रहा। वहाँ एक जगह चाय पी। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मैं चांदनी चौक में आ गया। सामने सिनेमा हाउस के बाहर अमिताभ बच्चन की नई फिल्म का बोर्ड लगा था। गाड़ी एक तरफ पार करके गैलरी का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ गया। मेरी आंखें पर्दे समी पर लगी थी, लेकिन ज़हन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि तिवाड़ी से कहाँ निपटा जा सकता है। वो सिगरेट पीता है, उसे सिगार पेश करने पड़ेंगे। ये सिगार उसे किसी ऐसी जगह पेश करने चाहिए जहाँ बाद में उसकी लाश कम से कम 1-8 घंटे तक अकेली पड़ी रहे, ताकि मैं जाए वारदात से काफी दूर जा सकूं। मैं सिनेमा हॉल में बैठा यही कुछ सोच रहा था और हालात किस कदर संगीन सूरत हाल कर चुके हैं ये मुझे इल्म ही नहीं था। इंटरवल हो गया। इंटरवल के दौरान भी मैं सिनेमा हॉल में बैठा रहा। ये मेरी इंतहाई खुशकिस्मती थी कि मैं इंटरवल में उठकर वापस अपने मोती नगर वाले मकान पर नहीं आ गया था।
तकदीर भी क्या चीज़ है। कभी ऐसा भी होता है कि तकदीर इंसान को इधर उधर से घेर घार कर मौत के सामने ला खड़ा करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तकदीर इंसान को ऐसे तरीकों से मौत के मुंह से बचाती है कि आदमी हक्का बक्का होकर रह जाता है। इंटरवल के बाद फिल्म शुरू हो गई। फिर मैं अपने मंसूबों की दुनिया में खो गया। बीच बीच में एक आध मिनट के लिए फिल्म पर तवज्जो दे देता और फिर अपने ख्यालात में खो जाता। 9:30 बजे फिल्म खत्म हुई तो मैं गाड़ी निकाल कर अपने मकान की तरफ रवाना हो गया। अक्टूबर की खुश्क रात में दिल्ली की सड़कें रोशनियों से जगमगा रही थी। बड़े पुल से उतरकर अपने मोती नगर वाले मकान की तरफ गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि तकदीर ने मुझे एक रेस्तुरां की तरफ मोड़ दिया। दिल में ख्याल आया कि खाना किसी रेस्तुरां में खाना चाहिए। नौकरानी ने वही दाल पकाई होगी। तकदीर मेरी हिफाजत कर रही थी। रेस्तुरां में बैठकर मैंने खाना खाया, फिर काफी मंगवा ली। अचानक मुझे सुजाता का ख्याल आ गया। सोचा क्यों ना फोन करके उससे मोहब्बत की 2-4 बातें की जाएं। मैंने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी। किसी ने रिसीवर उठाया। मैंने कहा, हेलो सुजाता। दूसरी तरफ से सुजाता की आवाज आई, सॉरी रॉन्ग नंबर। मैंने जल्दी से कहा, सुजाता मैं किचन कैप्टन मेहता बोल रहा हूँ। सुजाता ने झिंझलाकर मेरी बात काटते हुए कहा, कह जो दिया कि रॉन्ग नंबर है। दूसरी तरफ से फोन का सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सुजाता को आज क्या हो गया है। अचानक मुझे याद आया कि सुजाता ने मुझे एक बार हदायत की थी कि अगर तुम घर पर कभी फोन करो और घर पर किसी किस्म के रिश्तेदार या मेहमान बैठे हों और तुमसे उनके सामने राज़ो नियाज की बातें ना कर सकूं तो मैं तुम्हें झिंझलाकर सॉरी रॉन्ग नंबर कहूंगी। फिर तुम मुझे 2 मिनट बाद कमला के घर फोन कर दिया करना। कमला का मकान सुजाता के मकान के साथ ही था। सुजाता ने मुझे कमला का फोन नंबर भी लिखवा दिया था। 1-2 बार ऐसा ही हो चुका था और मैंने कमला के फोन पर सुजाता से बातें की थी। मैं समझ गया कि सुजाता के यहाँ कुछ लोग आए बैठे हैं जिनके सामने वो मुझसे खुलकर बातें नहीं कर सकती। मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल कर देखी। उसमें कमला के मकान का टेलीफोन नंबर मौजूद था। अब मुझे 2-3 मिनट तक इंतजार करना था ताकि सुजाता अपने मकान से निकलकर कमला के मकान पर पहुंच जाए। मैं सिगरेट सुलगाकर काउंटर के पास खड़ा था। जानबूझकर मैं पूरे 5 मिनट बाद कमला के घर फोन किया तो सुजाता ने फोन उठाया। मैंने हंसकर पूछा, कौन मेहमान आ गए आज तुम्हारे यहाँ सुजाता, कि जिनके सामने तुम मुझसे बात ही नहीं कर सकती। सुजाता की आवाज कुछ परेशान सी थी। वो धीमी आवाज में बोली, किशन अपनी कोठी में अभी ना जाना, किसी दूसरे शहर चले जाओ। कोठी में पुलिस आई हुई है, वो तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रही है। यक बार की तो मेरा दिल जैसे डूब सा गया, लेकिन मैंने जल्दी ही संभल कर कहा, ऐसी कौन सी बात है सुजाता, पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी।